अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तजुर्बाकारों की हुकूमत ने मईशत का भट्टा बिठा दिया है। 45 दिन डॉलर 22 रुपए ऊपर चला गया। रोजाना 50 पैसे के हिसाब से कदर कम हुई। स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है। Now, in its 75 years of independent history, Pakistan has muddled through many crises. But for the people of the country and its changing leadership, the crises are just not. मुश्किल एक फैसला था कि हम आवाम के ऊपर मजीद बोझ डालें, और अगर डालें तो कितना डालें। और मैं आपको पता है कि पहले दिन से ये कहता आ रहा था कि आवाम के ऊपर कुछ ना कुछ बोझ डालना नागुज़ीर है, क्योंकि जिस किस्म का नुकसान हुकूमत को हो रहा है, 55 अरब रुपया पिछले 15 दिन में, पहले 15 दिन में इस महीने की हुआ है, ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। डेमोक्रेसी इज़ इन द ब्लड ऑफ द मुस्लिम्स। ये कहा था हमारे बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन अगर हम अपनी 75 साल तारीख़ में देखें तो जमहूरियत हमारे खून में क्या पानी में भी शामिल नहीं हुई है। और जहाँ तक बात है इसको अनडू करने की, तो दुनिया की कोई और ताकत करे या ना करे, हमारे जो हालात हैं हम खुद इसको ज़रूर कर देंगे। आज पाकिस्तान में पेट्रोल 180 रुपये फ़ी लीटर, $1 पाकिस्तानी 200 रुपये के बराबर है। ऑयल 550 पर केजी है। हमारे पास तेल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो हम अपने शुगर डैडी यानी कि हमारा मजहबी पेशवा है सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। कभी हम IMF की तरफ, कभी वर्ल्ड बैंक की तरफ, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर हम नहीं देखते तो अपने करतूत, अपने ब्लंडर्स, उनको देखने की हमारे पास फुर्सत नहीं है, जिसकी वजह से आज हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इकोनॉमिक क्राइसिस कि इसकी वजूहात क्या है। तो सबसे पहले हम इकॉनमी के स्टैट्स की बात करते हैं। जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड 15% तक पहुंच चुकी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 17 से 18% तक जाएगी। 1990 के बाद आज फूड प्राइसेस सबसे हाई जो महंगी हो चुकी हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे पास है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सिर्फ $11 बिलियन बाकी हैं, जो कि सिर्फ 2 माह और चलेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट है वो $35 बिलियन क्रॉस कर चुका है और जो बजट डेफिसिट है वो $24 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इस सब के बाद सबसे अहम फिगर जो है कर्जे, यानी कि $53 ट्रिलियन कर्जा हमारे ऊपर चढ़ चुका है। आपको समझाने के लिए एक आम पाकिस्तानी, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है, चाहे उसने उसका कुछ किया हो या ना किया हो। तो हमारे पास बेसिकली 2 मेन इश्यूज़ हैं, एक हमारा ट्रेड डेफिसिट है और दूसरा हमारा बजट डेफिसिट है। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिसकी वजह से बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो यहाँ पे बेरोज़गारी है या महंगाई है, तो इन्हीं दोनों की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बढ़ते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए, या जो एक मेन फैक्टर इन दोनों को इक्वली इन्फ्लुएंस करता है, वो है हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो ग्रीक फिलोसफर फेमस एरिस्टोटल, उसने कहा था कि किसी भी रियासत को अगर बेहतर राह पे गामजन करना है, उसको उसमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो वहाँ की जो मिडिल क्लास है उसका पॉलिसी मेकिंग में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है वो रिग्रेसिव होती है, क्योंकि जो मेन वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो जो एलीट क्लास है, प्रिविलेज क्लास होती है किसी भी सोसाइटी के, उसके अंडर होते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में वहाँ पे डेवलपमेंट का होना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान में अगर हम पार्लियामेंट में देखें तो 3 किस्म के लोग बैठे हैं। वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हैं, उसके बाद जो कैपिटलिस्ट हैं वो बैठे हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं मजहबी रहनुमा, यानी कि जो पीरो मुर्शिद और गद्दी नशीनी वाला एक सिलसिला जारी है। तो ये वो तमाम लोग हैं जो कि हमसे रिलेट ही नहीं कर पाते, यानी कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं हैं। जो हमारे मसाइल हैं, एक आम आदमी के मसाइल हैं, उन्होंने उसको कभी फेस ही नहीं किया। आपको समझाने के लिए कॉमन सेंस की बात है कि एक आदमी, लेट्स सपोज जहांगीर तिरी ने, उसकी शुगर मिल्स चल रही हैं और वो बंदा साथ ही हमारे पार्लियामेंट में बैठा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसी पॉलिसी करे जो हमारे फेवर में हो, या वो ऐसी पॉलिसी करेगा जो कि उसकी शुगर मिल का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको ज़्यादा करने के लिए हो। सेकेंडली, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हमजा शहबाज की, उसके पोल्ट्री फार्म है, उनके इत्तेफाक स्टील मिल्स है पूरी शरीफ फैमिली की, तो वो लोग ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे उनकी वो जो एक पूरा बिजनेस है वो बूम करेगा, या वो आवाम को फ़ायदा देने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। तो ये इशू है जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है कि आवाम का स्टेक जो कि मेजर होती है उसका बिल्कुल नहीं होता, और जो एक माइनर सा पोर्शन है हमारी सोसाइटी का वो हम पे काबिज होकर बैठा होता है। तो पहले हम बात करते हैं बजट डेफिसिट की। बजट डेफिसिट ये होता है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं
वो कम कमा रहे हैं और आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा है। यानी कि किसी एक बंदे का अगर खर्चा पूरा टोटल 100 रुपये है और वो कमा 70 रुपये रहा है, तो जो 30 रुपये का गैप है वो बजट डेफिसिट होता है। इसी तरह हुकूमतों के जो खर्चे और उनके जो आमदनी होती है उसमें जब डेफिसिट यानी कि गैप आ जाता है तो उसको बजट डेफिसिट कहते हैं, जो कि हमारा इस वक्त है $24 बिलियन। बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं कि आप कमा कहाँ से रहें और लगा कहाँ पे रहें। तो जो कि कोई भी हुकूमत है, कोई भी रियासत है, वो मेनली कमाती टैक्सेस से, और टैक्स के अलावा उनके और भी बहुत से इनकम स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि जो रियासती इदारे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ PIA है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, पाकिस्तान पोस्ट है। तो इस तरह के जो इदारे हैं वहाँ का जो रेवेन्यू होता है वो भी उसकी किसी भी रियासत की आमदनी में शामिल होता है। तो जब हम बात करते हैं टैक्सेस की, तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि आप जो इनकम कमा रहे हैं उस पे उसके हिसाब से परसेंटेज लगती है और टैक्स लगता है। यानी कि अगर एक बंदा 10 लाख कमा रहा है तो वो टैक्स उस पर देगा 1 लाख, और अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो उस पर 1,000 टैक्स देगा। और इसको पूरी दुनिया में जो हुकूमती डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनमें अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से एक बैलेंस मेंटेन रहता है सोसाइटी में। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि आपकी जो अर्निंग है वो मैटर नहीं करती। अगर पेट्रोल पे 30 रुपये जैसे रिसेंटली उसकी कीमत बढ़ी है, तो उसमें अगर 5 रुपये टैक्स था तो एक आम आदमी जो 10,000 कमा रहा है वो भी टैक्स उतना ही पे करेगा, और अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो वो भी टैक्स उतना ही पे करेगा। इस इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव माना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि इसकी वजह से जो गैप है अमीरी और गरीबी में वो ज़्यादा होता है। जो अमीर है वो उसको तो इम्पैक्ट ही नहीं होता इस चीज़ से, लेकिन जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें जो रेशियो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पाकिस्तान का रिवेन्यू है उसमें टैक्सेस से जो आता है उसमें भी 60% यानी कि जो मेजर पोर्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। अच्छा, इसमें जो दूसरा मेन फैक्टर है वो आता है हमारे जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, पाकिस्तान पोस्ट है। तो अगर ये सारे इदारे प्रॉफिट में हों तो पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो ख़त्म होकर सरप्लस में जा सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सालों से ये इदारे खसारे में चल रहे हैं और इनको उल्टा पे करने के लिए पाकिस्तान को कर्ज़े लेने पड़ते हैं ताकि वो जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इदारे इतने इनकेपेबल हैं कि ये ग्रो नहीं कर सकती, ये प्रॉफिट में नहीं जा सकते? तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है इन इदारों के परफॉर्म ना करने की, और वो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम शरीफ फैमिली की बात करते हैं तो उनकी अपनी जो स्टील मिल्स हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल्स वो लॉस में है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी की जो अपनी एयर ब्लू है वो प्रॉफिट में है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वो लॉस में है। यानी कि कैपेबिलिटी उनमें भी है, कैपेबिलिटी इदारों में भी है, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये लोग इंटेंशनली यहाँ पे उस तरह इनपुट नहीं देते और चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के इदारे सही तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम देखते हैं शुगर मिल्स की बात करें, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, शरीफ फैमिली और जरदारी ग्रुप की भी शुगर मिल्स हैं। जो रिसेंटली जो शुगर स्कैम हुआ था PTI की गवर्नमेंट में, सबको पता है उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन कौन स्टेक होल्डर था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया ताकि आइंदा कोई ऐसा काम ना करे। तो मेनली इसका क्रक्स ये है कि जो भी सियासी हमारा इंस्टीट्यूशन है वो अगर काम करे अपनी अच्छी नीयत से तो ये चीज़ें दोबारा रिवाइव हो सकती हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उनका अपना प्रॉफिट इस चीज़ में नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट पे। ये क्या होता है कि आपके मुल्क में जो डॉलर्स का इनफ्लो है, यानी कि आपके मुल्क में डॉलर आ कम रहा है और आपके मुल्क से डॉलर बाहर ज़्यादा जा रहा है, यानी कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही कम हैं और जो उसके मुकाबले में इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से एक डेफिसिट बन जाता है जो कि मौजूदा हुकूमत में अभी तक $34 बिलियन है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जो एक्सपोर्ट्स है आपको उसको बढ़ाने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज आपके और दूसरा लेबर फोर्स, और पाकिस्तान में इन दोनों चीज़ों की बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि आपके पास एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ लैक करती हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ गवर्नमेंट, लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की थी उसका जो 60% था वो था गारमेंट इंडस्ट्री, और गारमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो होता है कॉटन। अब इसमें सारे सिनेरियो में हुकूमत को क्या चाहिए था कि जो फार्मर्स जो कॉटन ग्रो कर रहे हैं उनको हेल्प आउट किया जाए, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें वो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि 2021 और 20 में जो प्रोडक्शन थी कॉटन की वो 34% तक कम गई। ये थी पॉलिसी की नाकामी, जिसकी वजह से हमें 321 मिलियन रुपए की
इंपोर्ट करनी पड़ी थी कॉटन बाहर से, जो कि इनडायरेक्टली फिर इम्पैक्ट करता है हमारा जो एक ट्रेड डेफिसिट है उसको। पिछली 2 दहाइयों में जो ट्रेड एक्सपोर्ट्स का शेयर है हमारी जीडीपी में वो 16% से कम होकर 10% तक आ गया है। अब यहाँ पे एक जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसके अलावा एक और जो बूमिंग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी उसमें काफ़ी ग्रोथ आ रही है, वो है आईटी की इंडस्ट्री, जिसके लास्ट ईयर $1.3 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था, जो कि उससे पिछले साल से 36% ज़्यादा था। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि अब इस वक्त उसका मिनिस्टर कौन है? अमीनुल हक, जो कि MQM का MN है। और उनको लगाया क्यों गया है? किसी पोर्टफोलियो के बेस पे नहीं लगाया गया, सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में उनको प्रॉमिस किया गया था आपको मिनिस्ट्रीज देंगे, तो इस वजह से IT का मिनिस्टर MQM का बंदा लग गया है। सो दिस इज़ द इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जिसकी वजह से ऐसी पॉलिसी होती है कि आपको जो चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, आपकी जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं, वो भी फिर लैग बिहाइंड करने लग जाती हैं। जैसे कि हम एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी होने के बावजूद लास्ट ईयर हमने व्हीट और शुगर की $1.1 बिलियन की इंपोर्ट की है। सो ये हालात हैं जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं और हमारी जो इकॉनमी है वो इन चीज़ों की वजह से आज यहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो इस सारी सिचुएशन में एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो चीज़ लैग कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्टिव पॉलिसी है। और इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनानी किसने? हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने, हमारे सूडो रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जो कि पैसा लगा कर आते हैं असम्बलियों में पैसा कमाने के लिए। तो हमारा उनसे ये उम्मीद रखना भी बेकार है कि वो कुछ ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से एक आम आदमी को कुछ प्रॉफिट होगा या फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में या ट्रुथ सेंट्रिक एज अ टीम के ख्याल में हमें ये करना चाहिए कि जो एक आम इंसान है जिसको उसको